हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है यह 11 क्लास के जीव विज्ञान के चैप्टर 2 अध्याय 2 जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण के विषय में इसमें का वीडियो है। और इससे पहले हम इसका पहला चैप्टर जिसका नाम था जीव जगत का पूरा पार्ट ख़त्म कर चुका हूँ। ठीक है, और इसमें हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। पहला है मोनेरा किंगडम, ठीक है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया और वायरसुरोइड तथा लाइकेन के विषय में चर्चा करने वाले हैं। और पर्सनल इस वीडियो में हम केवल एक जगत मोनेरा के विषय में ही चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चालू करता हूँ, शुरू करते हैं। आप अध्याय 2। जीव जगत का वर्गीकरण। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के लिए अनेक प्रयास किए थे। ठीक है, और वैज्ञानिक जो थे वो वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र तथा आवाज़ जैसे समान उपयोगिता के वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकता पर आधारित है। जो पहले जो वर्गीकरण जो किया गया था वो जो था वो समान बुद्धि के जो मनुष्य की जो जितना ज्ञान था, बुद्धि था, उसी के आधार पर किया जाता था। जैसे कि वो वो भोजन, वस्त्र एवं आवास के उनके प्रमुख मानदंड थे। ठीक है, उन्हीं के आधार पर वो वर्गीकरण करते थे। ठीक है, और देखिए, और इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने जीवों के वर्गीकरण का उपयोग किया। जीवों का वर्गीकरण का सर्वप्रथम किसने उपयोग किया? तो अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण सबसे पहले किया था। और उन्होंने पादपों को सरल आकार की लक्षण, उन्होंने जो पादप था, जैसे पादप यानी प्लांटी यानी पेड़ पौधे कहा जाता है, तो उनको समान लक्षण, आकार की लक्षण के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाख में वर्गीकृत कर दिया गया। जो उन्होंने अरस्तु ने जो थे वो पादपों को आकार की सरल आकार के लक्षणों के आधार पर वृक्ष बड़ा जो होता है वो, झाड़ी छोटा सा जो होता है वो, और शाख जो एकदम छोटा होता है वो, तीन में आधारित किया था वर्गीकृत किए थे। ठीक है, पादपों को। और उन्होंने प्राणियों को, जो प्राणी थे उनका वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर किए थे कि किस जीव के शरीर में लाल रक्त है और किस जीव के शरीर में लाल रक्त नहीं है। इसी आधार पर प्राणियों को दो भागों में विभक्त कर दिया गया, लाल रक्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। ठीक है, और उसके बाद देखिए, लिनियस के काल में सभी पादपों तथा प्राणियों के वर्गीकरण के लिए द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी। और जो एक उसके बाद अरस्तु के बाद एक लिनियस ने वैज्ञानिक आए जो पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए द्विजगत पद्धति की व्यवस्था की। ठीक है, द्विजगत, और जिसमें उन्होंने कम से प्लांटी जिसे पादप कहा था और एनिमिलिया जिसे प्राणी जगत में कहा था वर्गीकृत किया था। और उन्होंने पादपों और प्राणियों के लिए एक दो जगत बनाए, प्लांटी और एनिमिलिया। और इस द्विजगत पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक जिसे असीम केंद्रिकी कहा जाता है एवं प्रोकैरियोटिक जिसे असीम केंद्रिकी कहा जाता है, एक कोशिका और बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषण और अप्रकाश संश्लेषण के बीच विभेद करना असंभव था। ठीक है, संभव नहीं था, असंभव था। और पादपों एवं प्राणियों पर आधारित यह द्विजगत
प्रति क्या है आसान एवं सरलता से समझ में जाने के बावजूद भी क्या है बहुत से जीवधारों को इसमें किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। इसी कारण अत्यंत लंबे से समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत प्रणाली क्या है अपर्याप्त सिद्ध हो गई। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधि या जात विकासीय क्या संबंधों का भी क्या समाहित करने का आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अतः समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की प्रक्रिया में अनेक परिवर्तन आए। ये हो गया। देखिए पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियों जिसमें सम्मिलित समूहों जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल हैं सदा ही समाविष्ट रहे हैं। ठीक है। इनके अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न जगत को संख्या एवं उनके लक्षणों की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई है। ठीक है। तालिका 1.2 में 5 जीव जगत के लक्षण दिया गया है। ठीक है। देखिए यहाँ पे ये लक्षण दिया है मोनेरा, पोस्टिचा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमिलिया। ये 5 क्या है? 5 ये जगत है और इनके बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है। और ये आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं क्या दिया है। दिया है कि 1969 में R.H. व्हिटेकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण की प्रक्रिया विकसित की गई थी। ठीक है। किसके द्वारा? R.H. व्हिटेकर द्वारा। कब? 1969 में। ठीक है। और इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाला जगतों के नाम मोनेरा, पोस्टिटा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया है। ठीक है। एनिमैलिया है। ठीक है। देखिए कोशिका संरचना शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जाति वित्तीय संबंध क्या है? R.H. व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण के पद्धति के क्या है प्रमुख मानदंड थे। ठीक है। ये भी याद रखना जरूरी है। प्रमुख मानदंड थे। क्या दिया है कि कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जाति वित्तीय संबंध क्या है इनके वर्गीकरण के पद्धति के प्रमुख मानदंड थे। ठीक है। अब देखिए ये तालिका 2.2 में हम क्या स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। ठीक है। वही दिया है। ठीक है। और देखिए इन सभी जगत के विभिन्न लक्षणों का एक तुलनात्मक विवरण दिया गया है। ठीक है। वह तालिका में दिया गया है। देखिए अब हम 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े मुद्दे एवं धारणाओं पर विचार करेंगे जिससे वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है। ठीक है। पहले की वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया जिसे नीलहरी शैवाल जो फंजाई होता है, मांस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म को पादप के साथ रखा गया था। ठीक है। और इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी। ठीक है। और जबकि इनका क्या है अन्य लक्षण एक दूसरे से काफ़ी अलग थे। ठीक है। जीवन की 3 अनुक्षेत्र पद्धतियाँ भी प्रस्तावित की गई थी जिसमें मोनेरा जगत को 2 क्या अनुक्षेत्रों में वर्गीकृत कर दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि सारी यूकेरियोटिक जगत को तीसरे अनुक्षेत्र में रखा गया है। अतः एक
जगत वर्गीकरण पद्धति भी प्रस्तावित की गई। आप इस पद्धति के विषय में विस्तार से उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका अर्थ है कि जो RH विटेकर जो 5 जगत जो बनाए थे वो एक और जगत क्या है, एक और जगत हो गया था, यानी 6 जगत हो गया। और इसका जो है हम क्या 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा निर्हय शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को क्या है अन्य यूकेरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया है। ठीक है, और इस पद्धति के अनुसार एक कोश जीवों को बहुकोशिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया है, जिससे क्लोरो जैसे क्या हो गया क्लोरोमाइड क्या है क्लेमाइडोमोनास हो गया, स्पाइरो गायरा हो गया, शैवाल हो गया। और देखिए ये सब उदाहरण थे जैसे में। और इस वर्गीकरण में कोको जैसे क्या है परपोषिका हरित लवक क्या है हरित लवक जैसे पादप हो गया कि क्या है हरित लवक के पादप हो गया के साथ विभेद नहीं किया गया है, विभेद नहीं किया गया है। जब कोको की कोशिका भित्ति जो होती है काइटिन की कोशिका की जो कवक जो होती है उसकी कोशिका भित्ति क्या है काइटिन की बनी होती है, और हरित पादप जो होती है उसकी सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, और इन्हीं लक्षणों के ध्यान में रखते हुए कोको को एक अलग वर्ग जगत क्या है अलग जगत यानी अलग वर्ग जिसे फंजाई कहते हैं के अंतर्गत रखा गया। अब देखिए सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एकोशिक जीवधारियों के प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्तियुक्त क्लेमाइडोमोनासियम क्लोरेला जिन्हें हम पहले पाठ्यक्रम सवाल में रखा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि पैरामीशियम एवं अमीबा के साथ क्या है रखा गया था। ठीक है, अब देखिए और पैरामीशियम और अमीबा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस प्रकार इस पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया है जिन्हें पहले की पद्धतियों में अलग अलग रखा गया था। ऐसे वर्गीकरण के मानदंड में परिवर्तन के कारण हुआ है। समय के साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति समय के साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया जो न सिर्फ आकार की कायिकी एवं प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हो बल्कि जाति वृत्ति हो और विकासीय संबंधों पर भी आधारित हो। ठीक है, इस अध्याय में हम R विटेकर द्वारा 1969 के द्वारा प्रस्तावित की जाने वाली 5 जगत मोनेरा प्रोटिस्टा एवं फंजाई के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। प्लांटी एवं एनिमलिया जो था जगत उन्हें हम क्या है दो अलग अलग भागों में चर्चा करेंगे, दो अलग अलग चैप्टरों में चर्चा करेंगे। यहाँ पे दिया पहला मोनेरा, पहला जगत मोनेरा है, पहला जगत मोनेरा। ठीक है, पहला जगत कौन है मोनेरा जगत है, मोनेरा पहला जगत यही है। और सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मोनेरा देखिए याद करने का शॉर्ट ट्रिक हो गया मोनेरा, एम से मोनेरा होता है, एम हो गया मोनेरा। और सभी क्या है सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के आते हैं, बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंदर आते हैं तो एम बी। ठीक है, एम बी हो गया जो नेट का होता है, तो एम से मोनेरा हो गया जगत और बी से बैक्टीरिया हो गया। 19 तारीख से परीक्षा है बैक्टीरिया हो गया। और ये जो बैक्टीरिया है ये सूक्ष्म जीवधारियों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखते हैं। और ये बैक्टीरिया जो होते हैं गर्म जल के झरने मरुस्थल बर्फ एवं गहरे समुद्र जैसे विषम एवं प्रतिकूल वास स्थान जहाँ पर दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह सकते हैं क्या पाए जाते हैं में भी पाए जाते हैं। और कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी के रूप में रहते हैं, बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूहों में बांटा जा सकता है। ठीक है, गोलाकार कोकस, ठीक है, और छायाकार बैसिलस, कौमाकार के विब्रियम तथा सर्पिला आकार के स्पाइरिलम।
ठीक है, बांटा गया है। और इस सब का पिक्चर यहाँ पे दिया गया है, देखिए। यहाँ पे गोलाकार कोकस है, कोकस है, ठीक है। ये बेसिलस है, स्पाइरिला है, स्पाइरिला। और यहाँ विब्रियम है, विब्रियम, विब्रियम। यह तो संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होती है। संरचना में बैक्टीरिया जो होती है अत्यंत सरल प्रतीत होती है, परंतु जो इसका व्यवहार होता है अत्यंत क्या होता है, जटिल होता है, ठीक है। उपापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थ से संश्लेषित कर सकते हैं, और ये प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषित स्वपोषी होते हैं, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। भोजन के लिए अन्य जीवधारियों अथवा मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। कौन? बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया। अब दूसरा है बैक्टीरिया, मौर्य जगत के अंतर्गत दूसरा बैक्टीरिया दिया गया है आर्थ बैक्टीरिया। और आर्थ बैक्टीरिया, ये आर्थ बैक्टीरिया क्या है, विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, और ये बैक्टीरिया अथीन क्या है, अधिक कठिन वासस्थानों जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र, गर्म झरने एवं कक्ष क्षेत्र में पाए जाते हैं। आर्थ बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति एक की संरचना जो होती है एक दूसरे से भिन्न होती है, ठीक है। और यही लक्षण उन्हें क्या प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। अब मैथेनोजेन अनेक रूमिनेंट पशु के आंत में पाए जाते हैं तथा इनके गोबर से मीथेन क्या है का उत्पादन करते हैं। मीथेन एक गैस है, क्या उत्पादन करते हैं। और रूमिनेंट जो है एक पशु, रूमिनेंट पशु जैसे जो घास उस खाता है। यू बैक्टीरिया, मोनेरिया जगत के अंतर्गत यू बैक्टीरिया आता है, ठीक है। हजारों यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान जो होती है एक कोशिका भित्ति एवं एक कसाब, जिसे कसाब को हम चल बैक्टीरिया कहते हैं, की द्वारा की जाती है। वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान कैसे की जाती है, तो एक कठोर कोशिका भित्ति एवं कसाब के द्वारा किया जाता है। अब देखिए साइनो बैक्टीरिया दिया है, साइनो बैक्टीरिया को हम नीलहरी शैवाल भी कहते हैं, और इसमें क्या है, हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है, ठीक है। और ये प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिका की कॉलोनी अथवा तंतुमय अथवा जलीय समुद्री अथवा स्थलीय क्या है, शैवाल है, और इनकी जो कॉलोनी प्रायः होती है जेलीनुमा आवरण से ढकी रहती है, और जो जेलीनुमा आवरण जो होती है वह प्रदूषित जल में बहुत फलती और फूलती है। फलती फूलती बैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक एवं इनाबिना पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। परपोषी बैक्टीरिया अब दिया है परपोषी बैक्टीरिया। परपोषी बैक्टीरिया क्या है, प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं, और इनमें अधिक महत्वपूर्ण घटक होते हैं। इन परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये दूध से दही बनता है बनाने में, प्रतिजैविकों के उत्पादन में, ये सब होता है। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं जो मनुष्यों को, फसलों को, फार्म में पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया के कारण होने वाले क्या रोग है, हैजा, टाइफाइड, ये सब क्या इत्यादि दिया गया है।
बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु बनाते हैं और ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, जिनमें से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुनरुत्थान होता है। माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी है जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती है और ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होते हैं। आज का वीडियो का टॉपिक खत्म हो चुका है। अगले वीडियो में प्रोस्टिटा जगत यानी 2.2 प्रोस्टिटा जगत के विषय में चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में हम प्रोस्टिटा जगत को पार्ट 2 लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।